कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए मेरे यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। हाँ हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से करेंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज 7 लेकर आ गए हैं। इसी तरह लगातार वीडियो पाने के लिए आप अपने शिवकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबाना ना भूलिएगा। और ये सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, यह मुफ्त सेवा उपलब्ध है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में शिवलिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? यह बी नंबर सहारनपुर। अब सहारनपुर यह जीवाश्म शिवालिक के जंगल में एक नया बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व बनने के लिए कैमरा ट्रेम स्टडी के दौरान वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक ने 50 लाख साल पुराना माना है। यानी 50 लाख साल पुराना सहारनपुर के शिवालिक जंगल में हाथी को जीवाश्म मिले, यह किसने माना है? वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक ने। जो जीवाश्म मिला है वह हाथी का जबड़ा है, दाईं ओर के जबड़े का जीवाश्म है। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्टेगोडोन कहते हैं, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। उत्तर भारत में हाथी के पूर्वज का इतना पुराना जीवाश्म शायद ही कहीं मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्षता कब मिलेगी? यह सी नंबर ऑप्शन अगस्त 2021 में। यूएनएससी में भारत 2 साल 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होगा और प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में परिषद की अध्यक्षता करेगा। इसके बाद भारत 2022 में 1 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा। यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में देश जनवरी 2021 में ट्यूनीशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, चीन, एस्टोनिया, फ्रांस, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नाइजर 1-1 महीने के लिए अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 3, 75वां यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यह वोल्कन बोजगिर चुने गए हैं। यानी 75वां यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वोल्कन बोजगिर। वह तुर्की के डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ हैं। यह चयन बुधवार को ग्रुप मतदान के जरिए हुआ था, जिसमें वहां उपस्थित सदस्यों ने निर्विरोध चल रहे बोजगिर को 178 मतों से जीत दिलाई। वह सितंबर में वार्षिक सत्र के शुरू होने के समय महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह यूएन जनरल असेंबली का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। वोल्कन बोजगिर जो आया है अध्यक्ष बना है, तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह ले गए।
और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 साल का होता है। यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? सिर्फ 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 4, RIC रसिया इंडिया चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेगा? यह बी नंबर ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। RIC ग्रुप क्या है? RIC ग्रुप R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना का एक ग्रुप है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। यह बस एक फोरम है, बातचीत करने के लिए, फोरम पॉलिसी आइडिया शेयर करने के लिए है और इसकी समिट भी होती है। कब? जब भी G20 ग्रुप 20 कंट्री की मीटिंग होती है तो उसी के साथ RIC की भी समिट हो जाती है। रसिया प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट मिलते हैं, बातचीत करते हैं। इसके गठन में बड़ी भूमिका रूस की थी। रूस यह सोचता है कि इंडिया, चाइना, रसिया मिलकर एक मजबूत पावर बन जाए। लेकिन इंडिया क्वाड, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया द क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप में शामिल है। मुख्य तौर पर चीन को घेरने के लिए यह ग्रुप है। तो क्वाड में इंडिया के शामिल होने के रूप कंफर्टेबल नहीं है। रूस ने अलग अलग चैन से इस बातों को उजागर भी किया है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि कोई भी ब्लॉक न बने एशिया पैसिफिक में। इंडिया चाइना तनाव के बीच RIC की मीटिंग क्यों? इंडिया चाइना तनाव के बीच RIC की मीटिंग क्यों? सबसे पहले बता दूं कि यह मीटिंग वर्चुअल हो रही है, मतलब तीनों देशों के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी और बातचीत करेंगे। इंडिया चाइना के बॉर्डर इशू को लेकर टेंशन हाई लेवल पर चला गया है। 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं और 78 जवान घायल हो चुके हैं। इसी कारण ऐसे में इंडिया को लेकर माना जा रहा था कि वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया ने एक तरह से माना भी कर दिया था और रसिया न्यूज एजेंसी के हवाले से इसकी खबर भी आ गई थी कि वह मीटिंग नहीं हो पाएगी। न्यूज क्लिपिंग। लेकिन रूस ने इसकी पूरी कोशिश की भारत मीटिंग में हिस्सा ले, क्योंकि RIC का चेयरमैन इस वक्त रूस है। RIC का अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? रूस है। अगर उसकी अध्यक्षता के दौरान RIC की मीटिंग नहीं होती तो माना जाता कि रूस का प्रभाव कम हो गया है। रूस ने बैंक चैनल से इंडिया से बात की। मीडिया में यह भी खबर है कि रूस ने डिप्लोमेटिक चैनल से चीन से भी बात की LAC के इशू पर। लेख रूस ने कहा है कि कोई भी बायलैटरल रिलेशन द्विपक्षीय मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होगी। तब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बैठक में जयशंकर के भाग लेने की पुष्टि की। मीटिंग में कोरोना वायरस महामारी पर और विश्व सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर बने हुए गतिरोध पर चर्चा की संभावना नहीं है, क्योंकि त्रिपक्षीय वार्ता के रूप में सामान्य तौर पर द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत नहीं की जाती है। तो रूस पीछे से
इंडिया चाइना के बीच के टेंशन को कम करने में भूमिका निभा रहा है। द हिंदू ने रूसी राजनीतिक ने कहा है कि रूस में केवल रचनात्मक भूमिका निभाना पसंद करेंगे क्योंकि भारत और चीन दोनों अपने मतभेदों को हल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वह इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन पर नज़र रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? इसका ऑप्शन नंबर डी 97%। चीन ने पहले नेपाल को भारत के खिलाफ किया और अब बांग्लादेश से संबंध बेहतर कर रहा है। 15 जून की रात को गालवान वैली में भारत चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसके अगले ही दिन 16 जून को चीन ने बांग्लादेश से डील कर ली। कहा गया है कि 5161 सामान जिनका चीन और बांग्लादेश व्यापार करते हैं उसमें 97% तक टैरिफ पर छूट दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने खुद कहा है कि वह कम विकसित देश है, इसलिए उसे कुछ रियायत मिलनी चाहिए। भारत में बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन 16 जून को इस पर राजी हो गया है। फिलहाल एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच 3095 सामानों पर टैरिफ फ्री व्यापार होता है। अब बाकी सामान इसी लिस्ट में जुड़ जाएगी। भारत के लिए चिंता की बात। भारत के लिए यह बात थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि अब तक बांग्लादेश भारत से ज़्यादा करीब रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच पिछले दिनों संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के लेकर मनमुटाव पैदा हुआ था। लद्दाख में विवाद के बीच उधर नेपाल ने अपने यहाँ विवादित नक्शे वाला बिल पास किया है। इसमें उसने भारत के इलाकों लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताया है और अब बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस डील के बाद बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक सोर्स से बांग्लादेश चीन संबंधों में चीनी कदम की बड़ी सफलता मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में क्या कहा? सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता को चुनौती दी थी उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनके शौर्य को पूरा देश याद रखेगा। हमने यह एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक जरिए से भी चीन का अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन वे संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अभी तक जिनसे कोई सवाल नहीं करता था, जिन्हें कोई नहीं रोकता था, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब हमारे जवान उन्हें कई सेक्टर्स में रोक रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कहीं कोई इंटेलिजेंस नाकाम नहीं हुआ है। अखबार हिंदू यानी बयान पर उठे सवाल। अखबार द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर सुहानी हैदर ने पूछा है, प्रधानमंत्री ने कहना चाहते हैं कि आज यहाँ चीनी सैनिक है, वो सारी जगह उनका क्षेत्र
हमारे सैनिक भारतीय क्षेत्र में मारे गए हैं। या चीन क्षेत्र में और विदेश मंत्रालय ने ये क्यों कहा कि चीन ने भारत की तरफ से के LAC पर गलवान में कुछ निर्माण करने की कोशिश की थी। इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह ने ट्वीट करके पूछा है 20 सैनिक मारे गए, 76 घायल है, 10 बंदी बनाए गए थे, किस लिए? सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेल्लानी ने कहा है कि क्या मोदी का ये बयान इस बात की ओर इशारा देता है कि भारत ने गलवान घाटी में चीन के जबरन यथास्थिति में बदलाव को स्वीकार कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस यानी मास्क डे मनाया गया? यह मास्क डे कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक सरकार ने यह दिवस कोविड-19 को और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क डे मनाया। इस दिवस का उद्देश्य मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने वाले में लोगों को जागरूक करना है। इस विषय के मौके पर राज्य सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के मानदंडों का पालन की अपील की है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और कर्नाटक राज्यपाल वजुभाई वाला है। कर्नाटक वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? यह 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट। संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को 20 जून को मनाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों के दुख परेशानियों को ग्लोबल तरीके से सामने लाना है। इस दिवस को मनाने के लिए 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित था। इसके बाद 20 जून 2001 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वक्त दुनिया भर में 7 करोड़ लोग विस्थापित और शरणार्थी है। क्वेश्चन नंबर 9, मशहूर मलयालम लेखक और फिल्म निर्देशक के आर सच्चिदानंद का निधन 18 जून 2020 को हो गया। वे किस बीमारी से जूझ रहे थे? यह हृदय रोग। KR सच्चिदानंद को 17 जून को दिल का दौरा पड़ जाने जिसके कारण उनका निधन हो गया। ये लगातार 13वें साल से फिल्म इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहे थे। इनकी पहली फिल्म अनारकली है जो सन 2015 में आई थी और ये फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले केरल उच्च न्यायालय में एक कानूनी सलाहकार भी रहे थे। क्वेश्चन 50, कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों से के बिना ही अम्बुबाची उत्सव मनाया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? असम में। कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अम्बुबाची उत्सव मनाया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? यह मंदिर असम में अवस्थित है। असम के शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला 22 से 26 जून को होगा।
हालांकि कोविड-19 की वजह से ये मेले में दुनिया भर के तंत्र साधक, नागा, साधु, अघोरी, तांत्रिक और शक्ति सागन इस बार नहीं आएंगे। अबुबाची मेला में हर साल यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। गुवाहाटी प्रशासन ने मंदिर के आसपास मौजूद होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस को भी हिदायत दी है कि कोई बुकिंग ना लो। अबुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। अबुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यह देवी की पूजा योनि रूप में होती है। माना जाता है अबुबाची उत्सव के दौरान माता राजस्व होती है। हर साल 22 से 25 जून तक इसके लिए मंदिर बंद रखा जाता है। 26 जून को शुद्धिकरण के बाद दर्शन के लिए खोला जाता है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह डेली टेस्ट, साइंस टेस्ट 5 बजे शाम में, बिहार से टेस्ट 8 बजे रात में, करंट अफेयर टेस्ट 8 बजे सुबह और हिंदी टेस्ट 11 बजे सुबह और किरण 97+ रीजनिंग चैप्टर वाइज 10 बजे रात में मिलेंगे। दोस्तों, आपसे अपने सिविल क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।